अनुराग एंड अंकित, ठीक है, और ओजस भी एंटर कर चुका है क्लासरूम में, ठीक है, ओके। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी, पिछली क्लास तक हमने क्या काफी कुछ पढ़ा, हमने मेटेलिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, और साथ में हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में जाना, और ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके का वेरिएबल दिखाते हैं उसके बारे में जाना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था। आज मैं आपको लेकर चलती हूँ, नेक्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आज का पॉइंट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, किस तरीके से वेरी करता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है हाई रहता है, ठीक है। क्यों रहता है, यहाँ पे लिख देते, दो लाइन आप भी लिख दो। आपको ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, मेटलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों होता है और एडिशनल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, किस तरीके का फॉर्मेशन होता है, ये सब, ठीक है। सो राइट डाउन। ठीक है, so राइट हियर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दैट मींस ट्रांजिशन एलिमेंट जो पोजेस करते हैं हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पोजेस करते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड एंड एडिशनल डी डी ओवरलैपिंग, एडिशनल दैट इज एडिशनल कोवेलेंट बॉन्ड। ये है, आपको अगर पूरा पूछा जाएगा कि क्वेश्चन कैसा आएगा, आपका क्वेश्चन आएगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स पोजेस हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक्सप्लेन, क्या लिखोगे। They possess high melting and boiling point due to strong metallic bond. Due to strong metallic bond, आपको पता है कि जो डी एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं और वहां पे स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड क्यों होता है, ड्यू टू स्मॉल साइज, उनका साइज छोटा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मेटेलिक मेटेलिक बॉन्ड इज प्रोपोर्शनल टू is inversely proportional to size, ध्यान रहे मेटलिक बॉन्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अगर साइज छोटा है तो ऑटोमेटिक है कि वहां पे मेटलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्लियर है। तो डी जो एलिमेंट्स होते हैं उनके पास स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड होता है, जबकि जो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है तो उन पे वीक मेटलिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये आपने सारा ऑलरेडी एस ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ा हुआ है क्लास 11th में कि सोडियम को हम इजीली एक नाइफ के थ्रू कट कर सकते हैं, तो ये सब आपने पढ़ा हुआ था। तो क्यों कट कर सकते हैं, बिकॉज मेटलिक बॉन्ड विक जाता है अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। बट डी जो एलिमेंट है, डी एलिमेंट्स में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मेटलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग आई मीन हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, एडिशनल डी डी ओवरलैपिंग, that is additional covalent bond formation due to presence of unpaired electrons in d orbital। अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, पता है आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स में 5-5 डी ऑर्बिटल होते हैं और उसमें से काफी सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर अवेलेबल होते हैं, जिसे हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है, मान लो यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है और दूसरे के पास और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं ओवरलैपिंग के थ्रू, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो आपको पता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में काफी सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं,
जिसके पास बिल्कुल भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वहां पे डी ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल। जैसे कि जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मर्क्यूरी हो गया, आपका जो एंड ग्रुप 12 ग्रुप एलिमेंट्स जो है, ग्रुप 12 में जो एलिमेंट्स एंड ऑफ द डी ब्लॉक के जो ग्रुप है, ठीक है, तो वहां पे सारे भरे हुए हैं, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, देयर इज नो सिंगल इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल, तो वहां पे डी ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल। तो वहां पे जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डी ओवरलैपिंग एक्स्ट्रा नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेटेलिक बॉन्ड एंड एक्स्ट्रा डी ओवरलैपिंग के ऊपर। क्लियर है? ओके, और जहां पे स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड प्लस साथ में एक्स्ट्रा ओवरलैपिंग होनी चाहिए, एंड स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज जितना बड़ा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड उतना, आपका जो मेटेलिक बॉन्ड है उतना घट जाता है। क्लियर है? ओके, तो ये दो पॉइंट है आपको लिखना है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड एंड एडिशनल डी ओवरलैपिंग के लिए होता है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जांपल ये सारे चले जाएंगे, इसके अंदर क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन वगैरह एवरी सब कुछ इसमें आ जाएगा। इसमें एग्जांपल सारा आप ले सकते हो, जितना डी ब्लॉक है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्कैंडियम से आप पूरे ले सकते हो, अप टू ग्रुप 11 तक आप ले सकते हो, कॉपर तक आप ले सकते हो, कि उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। जैसे ही मैं ग्रुप 12 में चलती हूँ, फॉर एग्जाम्पल जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मर्क्यूरी हो गया, दे आर नोन एज वोलाटाइल मेटल्स। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पे लिख लेती हूँ। अगेन दिस एंड दिस, ये जो तीन है इसके अंदर नहीं आ रहे हैं, इसके अंदर ये तीन नहीं है, ये एंड ग्रुप 12 के एलिमेंट्स हैं, जिसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी नहीं कहते हैं। These are also, हम जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को हम आई मीन दे आर नॉट नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये भी क्वेश्चन आता है, उसको भी डिस्कशन करेंगे अभी। पहले ये पढ़ लेते हैं कि these are known as volatile metals, explain। क्वेश्चन के तौर पे आपको मैं पढ़ाती जा रही हूँ, और बी बेटर फॉर यू। तो क्या लिखोगे? वोलाटाइल मेटल। वोलाटाइल मेटल का मतलब दे आर हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या है? ये तो ठीक है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दिखाते हैं, दो रीजन है उसके लिए, ठीक है। यहाँ पे जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी जो है, दे आर नोन एज वोलेटाइल मेटल्स। These metals are having low melting and boiling point as compared to rest d block elements. Why? Because इनके metallic bond तो होते हैं, but उनमें extra d overlapping is not possible due to completely filled d orbital. Because right now, because right now, right now.
ठीक है, ठीक है। तो ये उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको लिखवा दिया है, थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर हम आगे चलेंगे। जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, दे आर नोन एज वोलेटाइल मेटल्स। एक्सप्लेन बोला गया है, क्या लिखोगे? दिस मेटल्स आर हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट as compared to rest d block elements due to weak metallic bond. See here, due to weak metallic bond. यहाँ पे मैंने strong metallic bond लिखा था, यहाँ पे weak metallic bond हो जाता है. And absence of dd overlapping, which is again due to completely filled d orbitals. इनके पास completely filled d orbitals होते हैं, तो यहाँ पे dd overlapping नहीं मिलता है, ठीक है। और इनके metallic bond भी weak होते हैं. weak क्यों हो जाते हैं? weak इसलिए होते हैं कि जैसे ही मैं ग्रुप 11 से 12 की तरफ जाती हूँ, अचानक से साइज जो होता है वो बड़ा हो जाता है. Why that is due to completely filled d orbital and इलेक्ट्रॉनिक इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी का साइज जहां पे छोटा होना चाहिए था, बिकॉज हम पीरियड में जाते हैं तो साइज छोटा हो जाता है, बट जब हम जिंक और कैडमियम और मर्क्यूरी तक पहुंचते हैं, इमीडिएटली जब हम ग्रुप 12 में पहुंचते हैं, वहां पे इनका जो एटॉमिक साइज है दैट इंक्रीजेस. दो रीजन है, आई मीन रीजन तो एक ही है इसमें. क्या रीजन है? ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन एंड व्हिच इज अगेन ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड d orbitals. इन d orbitals कंप्लीटली फिल्ड होते हैं एंड दैट्स व्हाई थोड़ा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होता है यहाँ पे, और साइज अचानक से इनका जो होता है वो ग्रुप 11 से 12 में जाते जाते एटॉमिक साइज बढ़ जाता है. और जैसे ही साइज बढ़ेगा, आपको बताया था मैंने, मेटलिक बॉन्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, तो जैसे ही साइज में इंक्रीज होती है, ये क्या हो जाता है? इनका मेटलिक बॉन्ड बढ़ जाता है. ये एक रीजन है. और दूसरा, यहाँ पे एक्स्ट्रा डी ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है. दीज आर द टू रीजंस जिसके लिए ये सारे जो मेटल्स हैं दे आर नोन एज वोलेटाइल मेटल्स. ठीक है, इसमें क्वेश्चन भर यही आता है. एक तो आपको ये क्वेश्चन दे सकते हैं, दे आर हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक्सप्लेन. दूसरा ये क्वेश्चन दे सकते हैं, इन दोनों को आप क्वेश्चन के फॉर्म में भी लिख सकते हो. ठीक है, अच्छा, ये हो गया मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट हो चुका है. अब हम चलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में चलेंगे. तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में मैं यहीं पे करा देती हूँ. एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का भी सेम रीजन लिखना है आपको. Enthalpy of atomization of d block elements, transition elements are high. Explain. ठीक है, तो ये भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको दे सकते हैं. तो इसका भी रीजन क्या है? द सेम थिंग. तो यहाँ पे मैं करवा देती हूँ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसके बाद इन दोनों को लेके मेरा क्वेश्चन आता है. ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. व्हाट डू मीन बाय एटमाइजेशन? एटमाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस या कंपाउंड को, या किसी भी एक, हम अगर कुछ भी एलिमेंट्री फॉर्म में भी क्यों ना हो, हम उसे प्रॉपर एटम के फॉर्म में, इंडिविजुअल एटम में कन्वर्ट करेंगे. दैट इज माय एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. तो जब आपको पता है कि जब दो मेटल जुड़ते हैं, दो एटम जुड़ते हैं, तो मेटलिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, दैट टू वेरी स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड. ऑटोमेटिक है, अगर स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड है, उनको सेपरेट करके इंडिविजुअल एटम में कन्वर्ट करना मुश्किल है, डिफिकल्ट है. तो इनकी जो एंथैल्पी होती है, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. ट्रांजिशन मेटल्स पोजेस हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. ड्यू टू किसके लिए? क्या लिखोगे रीजन? हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड एंड एडिशनल डी ओवरलैपिंग. हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग metallic bond and additional dd overlapping. ठीक है, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड एंड एडिशनल ओवरलैपिंग. अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन और भी आता है कि जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी जो मेटल्स हैं, दे हैव low enthalpy of atomization as compared to rest d block elements.
अगेन द सेम थिंग आ जाएगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड है, एडिशनल ओवरलैपिंग है, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में ज्यादा हो गया। बट आपने क्या देखा, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी में क्या हुआ, वीक मेटलिक बॉन्ड है और एब्सेंस ऑफ डी ओवरलैपिंग है, तो इनके जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होते हैं दे आर लो एज कंपेयर्ड टू रेस्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स। So you can write here, but due to weak metallic bond and no DD overlapping. क्लियर है? जिंक और कैडमियम मर्क्यूरी का लो एंथैल्पी होता है एटमाइजेशन, बाकियों का हाई होता है। क्लियर है? अच्छा, आपको अगर पूछा जाएगा कि जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी में वीक मेटलिक बॉन्ड क्यों होता है, तो क्या कहोगे आप, क्या आपका आंसर आएगा? वीक मेटलिक बॉन्ड क्यों होता है जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी में? क्या साइज बड़ा होता है? बहुत अच्छा, जहां पे मेटलिक बॉन्ड की बात आती है साइज पे चले जाना आप, ठीक है। जहां पे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात आती है, दो चीजों पे जाना है आपको, मेटलिक बॉन्ड एंड एडिशनल ओवरलैपिंग। जहां पे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की भी बात आती है, वहां पे दो पॉइंट पे जाना है, क्या क्या जाना है आपको, मेटलिक बॉन्ड एंड एडिशनल ओवरलैपिंग, डीडी ओवरलैपिंग। क्लियर है? और अगर बाई चांस आपको पूछा गया कि जो जिंक कैडमियम जो ये जो ग्रुप 12 एलिमेंट्स हैं, ये एडिशनल ओवरलैपिंग नहीं बनाते हैं, एडिशनल डीडी ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल, एक्सप्लेन। क्वेश्चन किसी भी तरीके से अंदर से आपको देंगे, इसी के अंदर से 8-10 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो यही है, अगर आपको समझ में है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, तो राइट इट। ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, इनके पास एक्स्ट्रा डीडी ओवरलैपिंग नहीं होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा डीडी ओवरलैपिंग के लिए मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए। ठीक है, सो ये हो गया है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मैंने थोड़ा नीचे लिखवा दिया है इसको, देख लो प्रॉपर विजिबल है कि नहीं, बट इसमें से क्वेश्चन देते हैं। अब मैं आपको लेके चलती हूँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसे मैं रब कर लूं? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट मेरा क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, कुछ कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, और कुछ कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं। क्लियर है? तो ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैसे पता चलता है, अगर डी ब्लॉक एलिमेंट के ऑर्बिटल्स में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो वो डायमैग्नेटिक हो जाते हैं, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, सारे कंप्लीटली फिल्ड है, तो वो डायमैग्नेटिक हो जाता है। और पैरामैग्नेटिक का भी एक मेजरमेंट है, लाइक अगर एक या दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो थोड़ा पैरामैग्नेटिज्म जो है वो थोड़ा कम रहेगा, और अगर ज्यादा नंबर का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो पैरामैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टी है वो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लेके क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, तो आपको सीधा किसमें जाना है, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चाहिए आपको। तो ये आपको पता है, ये आपको पता है कि d block elements having unpaired electrons in d orbital are, ये आपको पहले भी पता है, are paramagnetic in nature।
एंड ये जो पैरामैग्नेटिज्म है, ये नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। क्लियर है? Those who do not have unpaired electrons in d orbitals are diamagnetic in nature. अच्छा, ये जो पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक जो होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि डायमैग्नेटिक है और उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। बट जो पैरामैग्नेटिक है उनके मैग्नेटिक मोमेंट निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, म्यू कहते हैं। और उस म्यू को किस तरीके से निकाला जाता है, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ, ये फॉर्मूला है कि उसके मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालोगे आप। म्यू इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोथ। बहुत सिंपल फॉर्मूला, आपने एटॉमिक बॉन्ड, ये आपके उसमें पढ़ा था, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा हुआ है। तो n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सीधा आ जाएगा। इट इज बोथ मैग्नेटिक यूनिट ऑफ मैग्नेटिक। ओके, हियर n is equal to number of अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके ऊपर छोटे मोटे न्यूमेरिकल आपको दे सकते हैं, या कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन या रीजनिंग के फॉर्म में आपको दे सकते हैं। ठीक है, इसको मैं अभी आपको और थोड़ा बताती हूँ, इसको मैं रब कर लेती हूँ पहले। अच्छा ठीक है, मैं आपको और एक बार बता देती हूँ यहाँ पे कि सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक तो ठीक है, पैरामैग्नेटिक अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो होता है। फिर आपको मैंने ये भी बताया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होती है तो पैरामैग्नेटिज्म बढ़ता है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाता है। और तो आप मुझे ऐसे ही बताना कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट किसका लग रहा है आपको। कहाँ पे सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में होते हैं? मैग्नीज। मैंगनीज, ठीक है। अच्छा, स्कैंडियम से जब हम चलते हैं, तो स्कैंडियम से हम जब चलते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा एक मिनट, क्रोमियम का सबसे ज्यादा है। देखो ना, मैं आपको खाली डी इलेक्ट्रॉन्स बता रही हूँ, बट एस में भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लो एस ऑर्बिटल में भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो भी एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करेगा। आप देखो क्रोमियम में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, प्लीज चेक करो एक बार, क्रोमियम में चले जाओ आप, isn't it 6? हाँ जी। क्रोमियम में मैंने यहाँ पे डी ऑर्बिटल बता दिया है। यूजुअली हम क्या करते हैं, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करके बनाते हैं, बट अगर एस ऑर्बिटल में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी तो रहेगा, वो भी तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है। एस में 4s1 है किस कहीं पे, क्रोमियम का क्या होता है 4s1 3d5, और मैंगनीज का क्या होता है 4s2 3d5। अब आप बताओ किस केस में ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्रोमियम में ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एक काम करते, जस्ट मुझे थोड़ा इसे आई मीन चेंज कर लेने दो। इसे मैं रब कर लेती हूँ, ठीक है। गॉट इट, मैंने थोड़ा इसे मॉडिफाई कर दिया है डेफिनेशन को। आई कैन नॉट राइट कि ओनली डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, एस में भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो भी अपना एक मोमेंट बनाएगा। सो इट इज नॉट ओनली फॉर डी ऑर्बिटल, यूजुअली होता है डी में, तो इसीलिए हम इसे ले लेते हैं डी, ठीक है।
बिकॉज आपको पता है हर केस में 4s2 होता है। 2 केसेस होते हैं जहां पे नहीं होता है, दैट इज क्रोमियम एंड कॉपर। ठीक है, जहां पे नहीं होता है 4s हाफ फिल्ड होता है, 4s1 होता है। तो d block elements having unpaired electrons are paramagnetic. It may be anywhere in S, in P, in D, in anywhere. ठीक है, those who do not have unpaired electrons are diamagnetic in nature. तो अब आप मुझे बताओ कि क्रोमियम का मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा बनने वाला है, isn't it? अब आप किसमें ज्यादा नंबर का अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, क्रोमियम में या मैंगनीज में? क्रोमियम हम क्रोमियम क्रोमियम में सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक पैरामैग्नेटिज्म बढ़ता है। स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक पैरामैग्नेटिज्म बढ़ता है, दैट मींस मैग्नेटिक मोमेंट भी बढ़ जाता है। ठीक है, ओके। बट आफ्टर क्रोमियम फिर घटने लगता है क्योंकि पेयरिंग स्टार्ट होने लग जाता है उसके बाद।